नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल सरकारी जॉब अलर्ट पे। दोस्तों, आज का वीडियो रहने वाला है एक नए नोटिफिकेशन, एक बैंक के नोटिफिकेशन का। तो दोस्तों, जो इस बैंक के नोटिफिकेशन में बताने वाला हूं, तो दोस्तों उसमें दो टाइप की आपकी वैकेंसी निकली है। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी निकली है, साथ में उसका प्रोसीजर क्या है। ठीक है, अब उनके ऑनलाइन आवेदन कब से लगेंगे और उनकी लास्ट डेट कब रहने वाली है, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, और एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ, जब भी कोई बैंक की एग्जाम लगती है तो दोस्तों उसको जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है, तो दोस्तों उसको एग्जाम कंडक्ट करवाता है आईबीपीएस। ठीक है, इनका जो भी बैंक सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको इस चीज का अवेयरनेस है। ठीक है दोस्तों, अब इस वीडियो में जो भी स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं या फिर चैनल को पे पहली बार आए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले, और एक वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ज्यादा देर करते ना हुए, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों, आपके सामने नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। दोस्तों, ये यूनियन बैंक आपकी रहने वाली है जिसमें आपका वैकेंसी निकली है। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इस बैंक में आपके ऑफिसर लेवल की वैकेंसी निकली हुई है। अब ऑफिसर लेवल की क्या नाम है, ठीक है, और साथ में नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, इसके बारे में भी पूरा डिटेल देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो यूनियन बैंक रिक्वायरमेंट, ठीक है, 2025-26 का है और स्पेशलिस्ट ऑफिसर है। ठीक है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, ऑफिसर लेवल की आपकी यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके जो फॉर्म है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के, तो दोस्तों आपकी जो डेट होगी स्टार्ट आवेदन के, वो होगी 30 अप्रैल से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आवेदन 30 अप्रैल 2025 से आवेदन स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट रहने वाली है 20 मई की। ठीक है, 20 मई आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। बात करते हैं कि आपकी, जैसे मैंने बताया कि दो पोस्ट है, दो टाइप की आपकी वैकेंसी है वो निकली हुई है, तो दोस्तों उस पर भी आ जाते हैं। और इसमें आप देख सकते हो, एक तो है असिस्टेंट मैनेजर जो भी क्रेडिट कैडर में है, और एक असिस्टेंट मैनेजर है जो कि आईटी डिपार्टमेंट से है। तो दोस्तों दो कैडर आपके क्रेडिट और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो दोस्तों ये दो कैडर है जिसमें आपके ऑफिसर लेवल स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट निकली हुई है। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर आपकी पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, बात करते हैं इसकी स्केल की, जो यानी इसकी पे स्केल सैलरी की। तो दोस्तों इसका जो मिनिमम है, एक मिनिमम ग्रेड पे होता है, ठीक है, महीने का। तो दोस्तों मिनिमम जो सैलरी आपको मिलने वाली है वो मिलेगी आपकी 48,000 के समथिंग। ठीक है, 48,000 के समथिंग आपकी यहाँ पे मिनिमम सैलरी मिलेगी। साथ में इसके अलावा जो भी एक एक्स्ट्रा अलाउंस मिलते हैं बैंक सेक्टर के, ठीक है, आपके स्पेशल अलाउंस होता है, डीए होता है, टीए होता है, और साथ में आपके क्वार्टर एचआरए होता है। ठीक है, यानी उसको क्वार्टर अलाउंस बोल सकते हो आप। ठीक है, इस प्रकार के कई अलाउंस होते हैं, वो आपके ऐड हो जाते हैं, तो आपकी जो सैलरी है वो अप्रोक्सीमेट आपकी आ जाती है 70 के आसपास। तो दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर की जो सैलरी है अप्रोक्सीमेट आपकी 70 के आसपास हो जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं दोस्तों, नंबर ऑफ वैकेंसी आपको यहाँ पे दोनों ही पोस्ट में, क्रेडिट की बात करें या आईटी की बात करें, दोनों में ईच पोस्ट में आपके 250 वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, टोटल आपकी 500 वैकेंसी हो जाती है। अब दोस्तों बात करेंगे, ये जो 250 वैकेंसी है पर कैडर के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो आपकी कैटेगरी में किस तरह से बटी हुई होती है उस पर को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, आपके यहाँ पे क्रेडिट और आईटी ये दोनों कैडर बटे हुए हैं, और इनकी जो वो वैकेंसी है 250 वो कैटेगरी वाइज में किस तरह से बटी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर, ठीक है, और यहाँ पे पूरा टोटल है। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट है जिनका बीआई, एचआई, ओसी और एमओडी, ये आपके पीडब्ल्यूडी के टाइप के कैंडिडेट होते हैं, इनकी जो ब्रांच होती है, यानी वीआई, एचआई, ओसी, इस टाइप के कैटेगरी आपकी बटी होती है स्टूडेंट की, फिजिकल हैंडीकैप पर्सन की। ठीक है, तो दोस्तों वो यहाँ पे अपनी वैकेंसी देख सकते हो कैटेगरी के अकॉर्डिंग कि आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं आगे कि आपके यहाँ पे पूरा दिया हुआ है कि आपका जो डेट है, ठीक है, जैसे ही मैंने स्टार्टिंग में बता ही दिया था कि आपकी जो फॉर्म है वो 30 अप्रैल लास्ट स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी 20 मई से लास्ट रहने वाली है डेट, जो भी 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं दोस्तों। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दोस्तों इसमें यहाँ पे यही दिया गया है कि आपकी इसमें जो भी एलिजिबिलिटी मांगी गई है, जो भी योग्यता मांगी गई है, तो दोस्तों वो चीज़ें आपकी फुलफिल होनी चाहिए। यानी जो भी यहाँ पे चाहे एक्सपीरियंस मांगो या डिग्री डिप्लोमा जो भी मांगो, तो आपके पास में वो डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की आपकी कोई भी चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इन केस ऑफ बाद में अगर कुछ चीज़ें गलत पाई जाती है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि एक तो एज का क्राइटेरिया, साथ में आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या मांगी गई है, और साथ में अगर एक्सपीरियंस मांगा गया है तो क्या है। बात करते हैं स्टार्टिंग में असिस्टेंट मैनेजर जो कि क्रेडिट डिपार्टमेंट का रहने वाला है। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी एज यहाँ पे है मिनिमम 22 है। ठीक है, मिनिमम 22 है और मैक्सिमम 30 है। ये आपका एज का ड्यूरेशन है, एज का क्राइटेरिया है। ठीक है, इसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात, कोई भी स्टूडेंट जो ग्रेजुएट है, ठीक है, यानी कोई भी स्टूडेंट जो ग्रेजुएट है तो दोस्तों वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा किसी के स्टूडेंट के पास में या तो सीए, सीएमए, आईसीडब्ल्यूए, ठीक है, या सीएसओ, तो वो भी स्टूडेंट इसके पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अब थर्ड कंडीशन आती है कि या तो स्टूडेंट के पास में फुल टाइम रेगुलर है,
ठीक है। नॉन आपके डिस्टेंस एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, फुल टाइम रेगुलर वाली होनी चाहिए। एमबीए, एमएमएस, पीजीडीएम, पीजीडीबीएम विद किसी भी जो वो स्पेशलाइजेशन होता है यानी विशेष सब्जेक्ट के साथ होता है, तो वो है आपके फाइनेंस सेक्टर। फाइनेंस सेक्टर में ही आपका एमबीए, एमएमएस, पीजीडीएम, पीजीडीबीएम ये आपके कोर्स है। ये एमबीए आपकी इस सेक्टर में होनी चाहिए विद 60%, और 60% यहाँ पे आपको दोस्तों जो आपकी कैटेगरी है, ठीक है, उनमें होनी चाहिए। और जो जैसे ओबीसी यूआर है, ठीक है, यूआर है, और जो रिमेनिंग कैटेगरी बचती है एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, तो दोस्तों उनको यहाँ पे 55% यानी 5% का रिलैक्सेशन है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि द अबव मेंशन कोर्स जैसे एमबीए, एमएमएस, पीजीडीएम, पीजीडीबीएमएस, तो दोस्तों ये आपकी 2 साल की होती है, ठीक है, 2 साल की होती है। और अगर किसी कैंडिडेट अगर ड्यूल स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, कोर्स होते हैं अलग अलग जिसमें 2 डिग्रियां एक साथ होती है, तो दोस्तों वो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। बस शर्त यह है कि जो उसका स्पेशलाइजेशन वाला फील्ड है वो आपका फाइनेंस सेक्टर होने वाला है, ठीक है। अब आता है वर्क एक्सपीरियंस पे। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पे डिजायरेबल है। डिजायरेबल का दोस्तों जो कैंडिडेट पहली बार नोटिफिकेशन को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो दोस्तों वो इन चीजों को नहीं पहचान पाते। तो दोस्तों उनको मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। डिजायरेबल का मतलब है कि जो भी एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो दोस्तों यहाँ पे मांगा गया है पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस इन पीएसबी या बीएफएसआई, यानी बैंकिंग सेक्टर में या पीएसयू सेक्टर में कोई भी स्टूडेंट वर्क एक्सपीरियंस हो, ठीक है। अब 1 साल का, 2 साल का यहाँ पे कोई ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, बस एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अब बहुत सारे कैंडिडेट देखते ही समझ जाते हैं कि यानी एक्सपीरियंस है यानी हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों उनको मैं वापस क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे डिजायरेबल है। डिजायरेबल का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ठीक है, वो चीज आपकी अच्छी बात है, आके आपके बहुत काम आ जाती है। अगर नहीं है आपके ये वाला एक्सपीरियंस, तो दोस्तों जरूरी नहीं है, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। जहां मैंडेटरी होता है तो वहां जरूरी होता है और वहीं आप अप्लाई करने योग्य होते हो। यहाँ पे डिजायरेबल है यानी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपके पास ओनली डिग्री होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर आईटी डिपार्टमेंट में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी जो डिग्री है वो आपकी फुल टाइम होनी चाहिए, फुल टाइम रेगुलर, ठीक है। बीई यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक, ठीक है, एमसीए, एमएससी आईटी और एमएस, ठीक है, या फिर एमटेक, जो और 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमटेक होती है, ठीक है, यानी बीटेक और आपकी एमटेक। साथ में आपके कंप्यूटर साइंस जो आपका 5 ईयर इंटीग्रेटेड है, ठीक है, वो एमटेक डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड एआई, ठीक है, और सिर्फ साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, जो भी किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। ये सारी क्वालिफिकेशन है जो अगर किसी स्टूडेंट के पास है तो दोस्तों वो अप्लाई कर सकता है। अब नीचे दोस्तों यहाँ पे आ जाती है बात डिजायरेबल सर्टिफिकेट। मैंने वापस बताया था अभी, डिजायरेबल का मतलब है आपके पास है कोई चीज तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैंडेटरी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे सर्टिफिकेट, बहुत सारे सर्टिफिकेट दिए गए हैं। किसी भी स्टूडेंट के पास में अगर किसी स्टूडेंट ने ये चीजें कर रखी है, किसी भी फील्ड से सर्टिफिकेट कर ले रखा है, तो दोस्तों ये अच्छी बात होती है, आपके इंटरव्यू टाइम में काफी अच्छी हेल्पफुल रहेगी। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं आपके एक्सपीरियंस की। तो मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन आईटी डोमेन, ठीक है, इन एनी फॉलोइंग फील्ड, यानी आईटी पे आपकी डिपार्टमेंट से इन सारी जो फील्ड है इनमें से आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों यहाँ पे डिजायरेबल लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, डिजायरेबल नहीं लिखा हुआ तो यानी यहाँ मैंडेटरी है, यानी आपका 1 साल का पोस्ट एक्सपीरियंस चाहिए आईटी डिपार्टमेंट के इन फील्ड में जो ये यहाँ पे आपको दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे क्लियर हो गया, एक में आपको डिजायरेबल है, एक में आपको मैंडेटरी है, इस चीज का आपको क्लियर हो गया है। जो भी स्टूडेंट अगर कंफ्यूजन है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, मैं वापस उसको क्लैरिफाई कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों क्राइटेरिया की बात आ जाती है एज के, ठीक है। एज का क्राइटेरिया में दोस्तों रिलैक्सेशन मैंने आपको पोस्ट एज के अकॉर्डिंग बताई दिया है, ठीक है। मिनिमम 22 है, ठीक है, और मैक्सिमम आपकी यहाँ पे 30 है, ठीक है। एक्सपीरियंस की भी बात कर लेते हैं कि आपका 1 साल एक पोस्ट में तो क्रेडिट वाले में डिजायरेबल है और आईटी में आपका मैंडेटरी है, ठीक है। रिलैक्सेशन की बात करते हैं एज क्राइटेरिया के अंतर्गत। अगर स्टूडेंट SC ST से है तो उन्हें 5 साल का रिलैक्सेशन है, ठीक है। ओबीसी में नॉन क्रिमिनल है तो उन्हें 3 साल की छूट है। वहीं पे अगर कोई कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी से है, बिलोंग करता है, और वहां पे भी उनकी कैटेगरी अलग अलग होती है, जैसे VI विजुअल इम्पेयरमेंट, ठीक है, HI हियरिंग इम्पेयर्ड, ठीक है, और साथ में OC ऑर्थोपेडिकल चैलेंज, ठीक है, ID इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इस टाइप की यहाँ पे कैटेगरी बटी हुई है, जहाँ पे स्टार्टिंग में आपको मैंने जो पोस्ट का कैटेगरीवाइजेशन है वो बताया था, ठीक है। वहाँ इनको 10 साल की छूट है। वहीं पे अगर कोई कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन है, और एक्स सर्विसमैन भी दोस्तों एक अच्छे ऑफिसर लेवल से निकला हुआ है, ठीक है, अपनी सर्विस करा हुआ है 5 साल 3 साल की, तो दोस्तों वहाँ पे उनको 5 साल की छूट देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर कोई कैंडिडेट 1994 के जो रियोट्स हुए थे वहाँ पे पर्सन अफेक्टेड है उस टाइम के, तो दोस्तों वहाँ पे उनको 5 साल की छूट यहाँ पे देखने को मिलेगी। और एक लाइन जो यहाँ पे पूरा क्लियर किया गया है, देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर
ठीक है, देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन इन द वैकेंसी इन ऑफिसर कैडर। ठीक है दोस्तों, अब जो भी कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन में है, ठीक है, वो यहाँ पे क्लियर हो गए हो। ऊपर जो एक्स सर्विसमैन वाला दिया गया है, तो दोस्तों वहाँ पे आप देख सकते हो जो भी कैंडिडेट जिस कंडीशन में बिलोंग करता है वो अपनी योग्यता देख सकता है एक्स सर्विसमैन वाले। ठीक है, इसके बाद में आ जाते हैं अब नेक्स्ट स्टेप पे जो आपको जानने की जरूरत है। यहाँ पे दोस्तों जो भी कैंडिडेट अगर सेलेक्ट होते हैं, चयनित होते हैं, जो भी ऑफिसर लेवल पे अगर सेलेक्ट हो जाते हैं लास्ट, ठीक है दोस्तों, उनका प्रोबेशन पीरियड चलेगा। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड आपका 2 साल का रहेगा। ठीक है, अब जैसे आप ज्वाइन कर लेते हो अपनी पोस्ट पे, तो दोस्तों 2 साल तक आपका प्रोबेशन पीरियड चलेगा। ठीक है, और दोस्तों किसी भी बैंक सेक्टर हो, आपका बॉन्ड फिल होता है। ठीक है, सर्विस बॉन्ड फिल होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका 3 साल का, ठीक है, 3 साल के लिए आपका बॉन्ड फिल होगा 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए आपका यहाँ पे 3 साल का सर्विस बॉन्ड जमा होगा, जो कि आपका 3 साल बाद में आपको वापस मिल जाएगा। इन केस ऑफ अगर 3 साल पहले आप अगर सर्विस को छोड़ते हैं, ठीक है, किसी भी कारणवश, तो दोस्तों ये आपको जो 2.5 लाख रुपए है वो वापस नहीं मिलते। तो दोस्तों 3 साल की सर्विस होने के बाद में ये 2.5 लाख रुपए आपको वापस मिल जाते हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे फिर आपके 3 स्टेप में आपकी पूरी कंडक्ट होगी एग्जाम। ठीक है, पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम लगेगा। ठीक है, सेकंड स्टेट में आपका ग्रुप डिस्कशन होगा। ठीक है, और उसके बाद में आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। ये 3 स्टेज है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन यानी जीडी, उस आफ्टर दैट आपका पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, अब बात करेंगे आपके एग्जामिनेशन की, रिटन एग्जाम की, कि रिटन एग्जाम का जो पैटर्न है वो किस तरह से रहने वाला है। तो दोस्तों रिटन एग्जाम में दोस्तों 2 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहले पार्ट में आपके 3 सब्जेक्ट रहेंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड जिसमें मैथ आएगी, उसके क्वेश्चन 25 रहेंगे, मार्क्स भी 25 रहेंगे। ठीक है, रीजनिंग में भी आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। इस तरह से टोटल जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के, और साथ में उनको जो उनके लिए जो टाइम मिलेगा आपका 25 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात यहाँ आती है कि आप मोस्ट ऑफ द जो भी कैंडिडेट बैंक सेक्टर की एग्जाम की तैयारी करते हैं और एग्जाम देते हैं, तो दोस्तों मोस्ट ऑफ द जो उनके पैटर्न होता है उसमें ये होता है कि आप जैसे ही पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उनके लिए हर एक के लिए ईच सब्जेक्ट के लिए टाइम निर्धारित होता है। वापस जैसे ही वो टाइम खत्म होता है तो नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आपका पेपर आ जाता है, यानी आप वापस से पुराने सब्जेक्ट में नहीं जा पाते। वैसे ही दोस्तों इसमें भी हो सकता है कि आपके मैथ के आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 25 मार्क्स से, और 25 ही मिनट आपको शायद मिल सकती है। उस 25 मिनट में आपको वो 25 क्वेश्चन जितने भी आपको आते हैं वो करने होंगे। शायद दोबारा आप वापस उस रीजनिंग या इंग्लिश के पोर्शन में जैसे ही आओगे तो शायद वापस आप दोबारा नहीं जा सकते। तो दोस्तों इस चीज का क्लैरिफाई भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और दोस्तों ये चीज मान के चलो कि ऐसी कंडीशन आपके हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इसके बाद में पार्ट सेकंड आता है। पार्ट सेकंड में दोस्तों आपके पर्सनल नॉलेज आती है, जो कि आपका रिलेवेंट पोस्ट होती है। ठीक है, आपके रिलेवेंट पोस्ट और रिलेवेंट डिग्री जो होती है उसके अकॉर्डिंग होती है। उसके लिए आपको मिलेंगे 25 क्वेश्चन, और ठीक है 25 क्वेश्चन मिलेंगे, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, यानी 150 मार्क्स। ठीक है, और इसके लिए मिलेंगे आपको 75 मिनट ही मिलेगा। ठीक है, इस तरह से टोटल देखा जाए तो आपके 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, 150 क्वेश्चन हो जाएंगे और टोटल मार्क्स हो जाएंगे आपके 225, और इसके लिए आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा, 150 मिनट। ठीक है, और आपका जो मीडियम रहेगा, ठीक है, वो हिंदी इंग्लिश रहेगा। आप दोनों मीडियम में कोई भी एक सेलेक्ट कर लेना है, उसमें आपका जो पेपर है उस मीडियम में आपका शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको लिंक दिया गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, इसको आपको कॉपी पेस्ट करना है। इसमें आप जब कॉपी पेस्ट करोगे गूगल पे, तो दोस्तों यहीं पे आपको पूरा वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहीं पे आपको ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक भी मिल जाएगा। साथ में फर्दर आपके एडमिट कार्ड हो, रिजल्ट हो, सारी सूचनाएं आपको यहाँ पे मिल जाएगी। या फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको टाइम टू टाइम सारी जो भी जानकारी होती है, जैसे एडमिट कार्ड रिलेटेड, रिजल्ट रिलेटेड, सारी जानकारी आपको हमारे चैनल और आपके टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगी। तो आपको हमेशा ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, साथ में ज्वाइन करना है हमारा टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे आ जाते हैं और चीजें जो आपको जानने की जरूरत है। यहाँ पे पेनल्टी ऑफ रॉन्ग मार्क्स यानी नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे देखने को मिल रही है वो 75%, यानी 1/4 ऑफ मार्क्स यहाँ पे आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन की बात करते हैं, यानी जीडी की बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल आपका मार्क्स होने वाला है जीडी का 50। ठीक है, 50 मार्क्स आपका रहने वाला है, और मिनिमम आपका क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे निर्धारित किया हुआ है आपका 25 है आपके जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। वहीं पे आपके 22.5 नंबर निर्धारित होते हैं एससी, एसटी और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। ये एक मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है जो आपको जीडी में यानी ग्रुप डिस्कशन में लाना है 50 में से। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं पर्सनल इंटरव्यू यानी पीआई के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पीआई होगा, यानी आपका पर्सनल इंटरव्यू। इसमें भी दोस्तों आपका 50 मार्क्स का पर्सनल इंटरव्यू लगेगा। ठीक है, वहीं सेम ये चीज रहने वाली है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाला है आपका 25 मार्क्स रहेगा जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, और 22.5 नंबर रहेंगे एसटी और ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में आपको जो इंटरव्यू के लिए कंडक्ट होगा, तो दोस्तों 1:3 के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपके पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों जो फाइनल आपका सिलेक्शन होगा, तो दोस्तों फाइनल सिलेक्शन में आपको जो भी जिस भी मेरिट के अकॉर्डिंग आपकी लिस्ट बनती है, तो दोस्तों उसके लिए आपका रिजल्ट जारी हो जाता है। ठीक है,
तो दोस्तों आपका जैसे ही आपका फाइनल रिजल्ट आए, आपका अगर पीआई है यानी पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट हो चुका है, तो दोस्तों आपको हमेशा सारे डॉक्यूमेंट जो भी आप अप्लाई किए हो, वो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट सारे एक साथ इकट्ठे कर लेने हैं विद ओरिजिनल, ठीक है? साथ में उनकी फोटोकॉपी विद सेल्फ अटेस्टेड। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको एक साथ हमेशा इकट्ठे रखने हैं, जिससे अगर जिस बाद में आपको टाइम इंटरव्यू टाइम पे, ठीक है, जब आपका डीवी हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, तो आपको परेशानी ना हो, ठीक है? यहाँ पे आपके एग्जाम सेंटर है, जब भी आप ऑनलाइन एग्जाम फिल करते हो, तो दोस्तों वहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम सेंटर फिल होता है, तो ये चीज़ें आप वहाँ पे भर सकते हो, जहाँ आप सुविधाजनक आपको लगे, ठीक है? इसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर पे और क्या चीज़ें हैं इसमें। यहाँ पे आप दिया हुआ है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड टाइम ऑफ इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू के टाइम पे आपको चाहिए सारे लिस्ट दी गई है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके ले जाने हैं विद ओरिजिनल और विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज। कम से कम 3 कॉपीज ले जानी है, उनमें से 1 या 2 सेट बनाने हैं, उन सेट में सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको रखनी है, ठीक है? साथ में आपको ओरिजिनल तो सारे ले जाने ही हैं, ठीक है? इसके बाद आ जाते हैं और चीज़ें और क्या दी गई है। दोस्तों यहाँ पे आपका पूरा जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है? 10th आपकी डीओबी कोई सर्टिफिकेट है, ठीक है? और आपके डॉक्यूमेंट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो सारे आपको ले जाने हैं पूरे सेट बना के, ठीक है? इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं कि हाउ टू अप्लाई, यानी कोई कैंडिडेट अगर पहली बार अप्लाई कर रहा है किसी भी बैंक सेक्टर के लिए, तो दोस्तों यहाँ पे पूरा बताया गया है कि आप इसके लिए आवेदन किस तरह से कर सकते हो, क्या-क्या प्रोसीजर है। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा दिया गया है। सबसे पहले होगा आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, ठीक है? उसके बाद में आपका पूरा रजिस्ट्रेशन होगा, सारी डिटेल, आपकी पर्सनल डिटेल, एजुकेशन डिटेल, एक्सपीरियंस डिटेल, ये सारी फिल होगी। उसके बाद में आपका पेमेंट होगा, ठीक है? आपकी फीस कितनी लगने वाली है वो नीचे टेबल पे दिए गए हुए। उसके बाद में आपका फोटोग्राफ, ठीक है? यानी पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड होगी, उसके बाद में सिग्नेचर अपलोड होगा, थंब इम्प्रेशन अपलोड होगा और हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपका लिखा हुआ है स्टेटमेंट, वो आपके स्कैन होके, और साथ में अगर कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट अगर अपलोड मांगे हैं तो दोस्तों उनको भी स्कैन करके अपलोड करने हैं आपको, ठीक है? आपकी फीस की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर कैंडिडेट एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से है, तो दोस्तों उनकी जो फीस है वो 177 लगने वाली है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। इनके अलावा जो रिमेनिंग कैटेगरी बचती है, तो दोस्तों उनकी जो फीस लगने वाली है 1180, ठीक है? 1180 उनकी फीस लगने वाली है इंक्लूसिव जीएसटी। इस तरह से ही आपका फीस का स्ट्रक्चर रहने वाला है, ठीक है? जो भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है तो एक बार फीस का क्राइटेरिया देख ले, उसके बाद में ही अप्लाई करे। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा प्रोसीजर दिखाया गया है कि जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं पहली बार, तो दोस्तों यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग में पहले लिंक दिया था www. ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया .cov.in, ये आपका लिंक है आपके बैंक का। इसको गूगल पे कॉपी पेस्ट करना है, क्लिक करना है। उसके बाद में आपको जो वेबसाइट मिलेगी आपके बैंक की, तो वहाँ पे आपको दिखेगा रिक्वायरमेंट नाम से आपको एक लिंक दिखाई देगा। उसके जब ओपन करोगे, ठीक है, ओपन करने के बाद में आपको वहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देगा क्लिक टू व्यू करंट रिक्वायरमेंट। जब इस पे क्लिक करोगे तो सामने एक नया लिंक दिखाई देगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट 2025-26 स्पेशलिस्ट ऑफिसर। जब इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपको साफ दिखाई देगा न्यू रजिस्ट्रेशन या ओल्ड रजिस्ट्रेशन, ये सारी प्रोसीजर आपको सारे करने हैं। और जैसे जैसे आप सारी चीजें ऐड करते जाए तो आपको सेव नेक्स्ट करते जाना है, जिससे आपकी जो डाटा है वो सेव भी होता रहे और नेक्स्ट स्टेज पे आप कंप्लीट होती रही चीजें आपकी। इसके आगे और आ जाते हैं और क्या प्रोसीजर है इसमें। फीस का मैंने बता ही दिया है कि फीस का क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है आपका, ठीक है। इसके आगे दोस्तों जो आपकी ईमेल और जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपको बिल्कुल सटीक डालना है, जिससे फर्दर कोई भी अगर बैंक के द्वारा कोई भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, चाहे एडमिट कार्ड या फिर रिजल्ट रिलेटेड, तो उसकी सूचना आपको टाइम पे मिल सके आपके ईमेल और आपके मोबाइल पे, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो आपको जानने की जरूरत है एक स्टूडेंट के लिए। तो दोस्तों जो भी चीजें हैं मेन वो सारी चीजें मैं आपको बताता जा रहा हूँ, आपको कोई भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर किसी कैंडिडेट को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई इंक्वायरी है, कोई क्वेरी है, तो दोस्तों वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों वहाँ पे भी आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं और दोस्तों क्या दिया गया है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड, यानी सारी जो चीजें हैं आपके, वो सारी चीजें आपको तैयार रखनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको फोटोग्राफ जो आप अपलोड होंगे आपके पासपोर्ट साइज फोटो, उसकी मैं साइज बता देता हूँ। साइज आपकी में रहने वाली है 20 से 50 केबी के बीच में, ठीक है। साथ में जो साइन है आपके, ठीक है, साइन की जो साइज रहने वाली है यहाँ पे, वो भी आपके यहाँ पे 10 से 20 केबी के बीच में। आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड होगा, उसकी भी साइज 20 से 50 केबी के बीच में। हैंड डिक्लेरेशन आपका अपलोड होगा, उसकी साइज 50 से 100 केबी के बीच में रहेगी। और जो हैंड डिक्लेरेशन का वो जो फॉर्मेट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इसको आपको सिंपल व्हाइट पेज पे लिखना है, जैसे इसमें आई डैश लिखा है, डैश की जगह आपका नाम आएगा, फिर सेम पूरा एज इट इज आपको छाप देना है। इसको स्कैन करना है, ठीक है, और आपको क्रॉप करके आपकी एक साइज है, साइज यहाँ पे दिया गया है 50 से 100 केबी के बीच में, इसकी साइज रखनी है और आपको स्कैन करके अपलोड कर देनी है। तो इस तरह से आपका सारा डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाएगा।
ठीक है, और सारी चीजें, और अगर इसमें अलग अलग फॉर्मेट दिए गए हैं जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे काम आने वाले हैं। तो दोस्तों जो सारी चीजें आपको जरूरत थी, ठीक है, बताने लायक, वो सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। तो दोस्तों इस तरह से आपका पूरा नोटिफिकेशन रहा है। दो पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर जो कि क्रेडिट डिपार्टमेंट में है, और एक असिस्टेंट मैनेजर है जो भी आपका IT डिपार्टमेंट से है। तो दोस्तों इस तरह से आपका पूरा नोटिफिकेशन है वो पूरा समाप्त हो गया है। तो दोस्तों अब तक हमारे वीडियो को जो कैंडिडेट अब तक देख रहे हैं कंटिन्यू है, तो दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ एक नए अपडेट, नए नोटिफिकेशन, नए रिजल्ट के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।